गुड इवनिंग एवरीवन। मैं पूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ सिलेक्शन अड्डा में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो आज जो हमारी क्लास होने वाली है, ये जो हमारी क्लास होगी रिवीजन क्लास है। अभी आप लोगों का यूजीसी नेट की अगर मैं बात करूँ, हिंदी साहित्य की हमारी क्लासेस होती हैं, जिसमें से मैंने आप लोगों को कल की क्लास में भी बताया हुआ था कि अब से जो हमारी क्लास होंगी 3 क्लास होंगी। तीनों क्लासेस का टाइम भी आप लोगों को मैंने बताया था, 11 AM पर, 2 PM पर, और इसके साथ साथ जो है 7 PM पर आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी। ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारी क्लास होने वाली है, एक क्लास जो है रिवीजन बैच मैंने स्टार्ट किया है, जिसमें से यूनिट वाइज जो है हम रिवीजन करेंगे। ठीक है, शॉर्ट में यहाँ पर आप लोगों की ये क्लास होगी। बाकी ये जो टॉपिक है, ये जो हमारी यूनिट है, मैंने पहले आप लोगों को पढ़ा दिया है ऑलरेडी। बस यहाँ पर हमें क्या करना है कि रिवीजन के पर्पज से जो है एक बार चीजें हमें देख लेनी है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जब आप हिंदी भाषा वाली जो आपकी यूनिट है, भाषा विज्ञान वाली यूनिट फर्स्ट है, तो वहां पर सबसे पहले जो है आप लोग क्या पढ़ते हैं, भारतीय भाषाओं का काल विभाजन आप लोग पढ़ते हैं। ठीक है। अब यहाँ से ध्यान देना है, क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है और मुझे ये उम्मीद है कि इसके पहले आप लोगों ने जो है जो यूनिट फर्स्ट है आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है शॉर्ट में चीजें रहने वाली है। डिटेल से अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो यूनिट फर्स्ट जो है मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, इसी यूट्यूब चैनल पर पढ़ाया हुआ है, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर जाकर के चेक कर सकते हैं, वहां से आप लोग पढ़ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं भारतीय भाषाओं का काल विभाजन। देखिए वर्तमान में अगर हम बात करें, हिंदी जो हमारी हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा का जो रूप प्रचलित है वो भारत की जो है प्राचीन भाषा से विकसित हुआ है। अब जब हम जो है हिंदी भाषा के विकास क्रम की बात करते हैं, तो सबसे पहले जो है आपका क्या आता है, संस्कृत आती है, पाली आती है, पाली के बाद प्राकृत आती है, प्राकृत के बाद जो है अपभ्रंश आती है, अपभ्रंश के बाद जो है औहट आती है, और फिर इसके बाद जो है आपकी हिंदी। ठीक है, तो कई बार तो ऐसे भी आप लोगों से पूछा जाता है कि हिंदी की आदि जननी कौन है, तो सभी भाषाओं की जो जननी है वो कौन है, संस्कृत है, क्योंकि संस्कृत का विकास सबसे पहले होता है। ठीक है, अब कई बार तो आप लोगों से ऐसे पूछा जाता है कि हिंदी का विकास जो है कौन से अपभ्रंश से हुआ है, तो सौरसेनी अपभ्रंश से जो है उनका विकास हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम भारतीय भाषाओं की बात करते हैं, तो प्राचीन भाषा से जो है इसका जो है विकसित हुआ है, और हिंदी का विकास जो है वैदिक संस्कृत से शुरू होता है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज और ध्यान देना है, जब हम जो है यहाँ पर अगर विकास क्रम की बात करते हैं, तो सबसे पहले आपका क्या आता है, जो है संस्कृत आता है। अब ये जो संस्कृत है, इसको जो है 2 भागों में बांटते हैं, एक तो वैदिक संस्कृत और दूसरा कौन सा है, लौकिक संस्कृत। अब ये जो वैदिक संस्कृत है ना, जो हमारे वेद पुराण वगैरह है, वो सब किस में रचे गए, वैदिक संस्कृत के टाइम पर, और जो लौकिक संस्कृत जो रामायण वगैरह है वो जो है लौकिक संस्कृत के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो है पहला विकास होता है, हिंदी का विकास जो है वैदिक संस्कृत से शुरू होता है। वास्तव में अगर हम बात करें, हिंदी संस्कृत से ही निकली हुई भाषा मानी जाती, इसीलिए संस्कृत को हिंदी की जननी कहा जाता है। ठीक है, ये बात यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना है। अब यहाँ पर जैसे मैंने आप लोगों को बताया, सबसे पहले जो है जो शुरुआत होती है, अगर हम विकास क्रम की बात करते हैं, तो सबसे पहले जो है संस्कृत जो आपकी भाषा है, इसको 2 भागों में बांटते हैं। सबसे पहला है वैदिक संस्कृत। अभी जो वैदिक संस्कृत है, इसका जो समय माना जाता है वो कब से कब तक, 1500 ईसा पूर्व से जो है 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और वैदिक संस्कृत के अंतर्गत जो है इस समय वैदिक संस्कृत ही जो है बोली जाती थी, और इस भाषा में वेदों की जो है रचना हुई है। ये बात यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना है। समान रूप से अगर हम बात करें, ये जो है लोक भाषा और साहित्यिक भाषा में अंतर होता है। इस समय लोक भाषा कुछ जो है अलग तरीके की थी। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ क्या ध्यान देना है, संस्कृत के अंतर्गत वैदिक संस्कृत, और ये जो समय है 1500 ईसा पूर्व से जो है 1000 ईसा पूर्व, क्योंकि इसका समय जो है आप लोगों से पूछा जाता है, कई बार जो है मैच करने के लिए क्वेश्चन आता है। और इस टाइम पर जो है जो हमारी वेद पुराण वगैरह है, वेदों की रचना जो है किसमें हुई है, वैदिक संस्कृत के अंतर्गत हुई है।
ठीक है। अब दूसरा आता है आपका संस्कृत के अंतर्गत कौन सा, लौकिक संस्कृत। अब हम लौकिक संस्कृत की जब बात करते हैं तो इसका जो समय है वो 1000 ईस्वी से जो है 500 1000 ईसा पूर्व से जो है 500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ये जो लौकिक संस्कृत है इस टाइम पर जो है संस्कृत भाषा जो है इसको परंपरागत संस्कृत भाषा कहा जाता है। और इस टाइम पर लौकिक संस्कृत में जो है क्या जो हमारे महाकाव्य है, जो रामायण है, ये जो है किसमें, लौकिक संस्कृत में रचा गया है। और प्रथम जो है लौकिक संस्कृत का जो प्रथम कवि है वो किसको माना जाता है, वाल्मीकि को माना जाता है। तो ये बात भी यहाँ पर आपको ध्यान देना है। साथ ही साथ जो है जो लौकिक संस्कृत है इसे देश भाषा एवं देव भाषा के रूप में भी जो है ये भी इसको कहा जाता है। तो ये चीज यहाँ पर आपको याद रखना है, किसके अंतर्गत, संस्कृत के अंतर्गत, जिसको दो भागों में बांटा गया है। संस्कृत के बाद अगर हम बात करें किसका विकास होता है, संस्कृत के बाद जो है आपकी क्या आती है, पाली। अब पाली का जो समय बिताया माना गया है वो कब से, 500 ईसा पूर्व से जो है 1 ईस्वी सन तक माना गया है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अगर 0 लिखा होता, 0 लिखना यहाँ पर जो है गलत माना जाएगा, इस वजह से जो है 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी सन तक। अब पाली भाषा जो है, पाली को प्राकृत भाषा जो है प्रथम भी कहा जाता है। इसका जो समय है वो जो है 500 ईसा पूर्व से माना जाता है। अब पाली में अगर हम बात करें, आप लोगों ने जो है भगवान बुद्ध के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है। तो जो है पाली में बुद्ध के जो उस टाइम पर जो शिलालेख वगैरह है वहां पर जो है कौन सी भाषा थी, आपकी जो है पाली थी। पाली के बाद किसका विकास होता है, प्राकृत आती है। प्राकृत का जो समय बताया गया है वो 1 ईस्वी से जो है 500 ईस्वी सन तक बताया गया है। और प्राकृत में जो है ये प्राकृत द्वितीय भाषा का समय माना गया है। इसके बाद जो आपका पांचवा है प्राकृत के बाद जो किसका विकास होता है, अपभ्रंश आती है। और अपभ्रंश का जो समय माना गया है वो 500 ईस्वी से जो है 1000 ईस्वी तक माना गया है। और इसे जो है प्राकृत तृतीय भी कहा जाता है। तो ये बात भी यहाँ पर आपको ध्यान देना है। इसका जो समय है वो 500 से जो है 1000 ईस्वी तक माना गया है। छठवां अगर हम यहाँ पर बात करें तो आपका कौन सा है, शौरसेनी शाखा। और इसका जो समय माना गया है वो 11वीं शताब्दी। हिंदी भाषा का विकास जो है यहाँ से माना जाता है। और 11वीं शताब्दी में जो है अपभ्रंश की शौरसेनी शाखा से जो है इसका विकास माना जाता है। इसके आगे अगर हम यहाँ पर बात करें, आपका जो सातवां कौन सा है, हिंदी भाषा का विकास होता है। तो वर्तमान समय में अगर हम हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी का प्रयोग जो है 3 रूपों में हमें देखने को मिलता है। अब ये 3 रूप कौन कौन से हैं, एक तो आपका प्राचीन हो गया, मध्यकालीन हो गया और इसके बाद जो है आधुनिक कालीन हो गया। तो यहाँ पर हिंदी भाषा का जो विकास है वो व्यापक रूप से अगर हम बात करें 5 उपभाषाओं की 17 बोलियों को जो है समर्थित रूप से हिंदी भाषा कहा जाता है। दूसरा है भाषा विज्ञान की दृष्टि से अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, जो आपका पूर्वी हिंदी के अंतर्गत जो 3 बोलियां हैं, अभी बोलियां वगैरह भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, 5 उपभाषा क्षेत्र हैं। और 5 उपभाषा क्षेत्रों के अंतर्गत जो है 17 बोलियां बटी हुई हैं। वो हो सकता है कि कहीं कहीं पर आप लोग 18 बोलियां भी पढ़ें। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि भाषा विज्ञान की दृष्टि से जो आपका पूर्वी हिंदी है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत जो है 3 बोलियां आपकी आती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो पूर्वी हिंदी, इसके साथ साथ जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो है 5 बोलियां कौन कौन सी, ब्रजभाषा, बांगरू, कन्नौजी, बुंदेली और खड़ी बोली। और इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें, ये जो है कुल 8 बोलियों को हिंदी कहा जाता है। इसके साथ साथ जो है संकीर्ण अर्थ में अगर हम बात करते हैं, हिंदी का मानक रूप जो है वो कहाँ से माना जाता है, खड़ी बोली को माना जाता है। कई बार आप लोगों से पूछा जाता है जो है खड़ी बोली का स्थान क्या है, ये भी आप लोगों से पूछा जाता है। ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पर बात करें भाषा विज्ञान की दृष्टि से भारतीय भाषाओं का विकास क्रम जो है कैसे हुआ है, इसकी अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो भाषा विज्ञान की दृष्टि से जब हम भारतीय भाषाओं की बात करते हैं तो सबसे पहले जो विकास होता है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, इसके बाद जो है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और इसके बाद जो है आपका आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है। जब हम प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं की बात करते हैं तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं के अंतर्गत जो है आपका आ जाता है वैदिक संस्कृत और कौन सा, लौकिक संस्कृत। ठीक है। वैदिक संस्कृत का जो समय है वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है।
और इस टाइम पर जो हमारे वेद पुराण वगैरह है, वेदों की रचना जो है वैदिक संस्कृत में हुई है। इसके बाद जो आपका दूसरा है लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत का जो समय है वो 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और जो लौकिक संस्कृत है इसमें हमारे जो रामायण महाकाव्य वगैरह है वो सब जो है लौकिक संस्कृत में रचे गए हैं। ठीक है, तो इतनी बात यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना है। दूसरा आता है आपका मध्यकालीन आर्य भाषाएं। अब मध्यकालीन आर्य भाषाओं की जब हम यहाँ पर बात करते हैं तो सबसे पहले जो है आपका आता है प्रथम प्राकृत। प्रथम प्राकृत इसका जो समय माना गया है वो 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक माना गया है। पाली भाषा को जो है प्राकृत भाषा की जो है प्रथम भी कहा जाता है। इसका जो समय है 500 ईसा पूर्व से जो है 1 ईस्वी माना गया। इस टाइम पर प्रथम प्राकृत यानी कि पाली वाला जो समय है, बौद्ध धर्म की जो रचनाएं वगैरह है वो हमें इसी टाइम पर मिलती है, पाली में मिलती है। ठीक है, और साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, ये जो है सम्राट अशोक के शासन काल में जो है राजभाषा हुआ करती थी, कौन सी? पाली। ठीक है, अब दूसरा यहाँ पर आता है आपका मध्यकालीन आर्य भाषाओं के अंतर्गत द्वितीय प्राकृत। और द्वितीय प्राकृत यानी कि प्राकृत का जो समय माना गया है वो कितना? 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक माना गया है। अब जो द्वितीय प्राकृत यानी कि जो आपका प्राकृत है, प्राकृत द्वितीय, इस टाइम पर जो हमारे जैन धर्म की जो रचनाएं वगैरह है ना वो सब जो है प्राकृत में हुई है। ठीक है, तीसरा आता है आपका तृतीय प्राकृत यानी कि कौन सी अवस्था? अपभ्रंश। और अपभ्रंश का जो समय माना गया है वो 500 ईस्वी से जो है 1000 ईस्वी तक माना गया है। और इस समय पर अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, कौन है? इस समय पर अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो सौर श्रेणी प्राकृत को जो है अपभ्रंश का आरंभिक चरण माना जाता है। और इसका जो समय है वो 500 ईस्वी से जो है 1000 ईस्वी तक माना जाता है। और अपभ्रंश भाषा का जो विकास है वो 500 ईस्वी से जो है 1000 के मध्य माना जाता है। इसमें से अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो साहित्य का आरंभ जो है 8वीं शताब्दी माना जाता है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना है। साथ ही साथ जो है 13वीं शताब्दी तक जो है जारी रहा। अपभ्रंश में केवल जो है 8 स्वर हैं। हिंदी के स्वरों में से अगर हम बात करें उ, ए और अ नहीं है। और इसके अलावा बाकी के जो स्वर हैं आप लोगों के, अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले अगर हम यहाँ पर प्रयोग की बात करते हैं, कई बार आप लोगों से पूछा जाता है, तो आचार्य प्यांडी ने जो है इसका सबसे पहले प्रयोग किया था। सन 1921 ईस्वी में नागरिक प्रचारणी सभा से जो है पुरानी हिंदी नाम से एक लेखमाला जो है छपती है। और इसके जो रचयिता हैं वो कौन है? चंद्र शर्मा गुलेरी। ठीक है, अपभ्रंश को जो चंद्र शर्मा गुलेरी है इन्होंने क्या कहा है? पुरानी हिंदी कहा है। और कई बार ये प्रश्न आप लोगों से पूछा जाता है। ठीक है, जबकि अगर हम यहाँ पर साहित्यिक अपभ्रंश की बात करते हैं तो साहित्यिक अपभ्रंश को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? पुरानी हिंदी कहा है। तो ये बात भी यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना है। आगे अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, अपभ्रंश की जो है अनेक शाखाएं यहाँ पर विकसित हुई हैं। और इन शाखाओं में से अगर हम बात करें, पहला है आपका सौरसेनी शाखा, तृतीय प्राकृत। ये भाषा जो है शूरसेन यानी कि मथुरा के आसपास क्षेत्र में बोली जाती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? सौरसेनी कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो है ये भाषा जो है ये संस्कृत नाटकों की गद्य भाषा भी रही है, सौरसेनी आपकी। दूसरा यहाँ पर है आपका कौन सा? मागधी। और ये जो मागधी है ये जो है मगध क्षेत्र की भाषा रही है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? मागधी कहा जाता है। ठीक है, आप लोग पढ़ते हैं ना सौरसेनी अपभ्रंश पढ़ते हैं, इसके अलावा जो है मागधी अपभ्रंश पढ़ते हैं, अर्धमागधी अपभ्रंश पढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये चीज आपको ध्यान देना है। अर्धमागधी अपभ्रंश की अगर हम बात करते हैं, अर्धमागधी भाषा को जो है 18 बोलियों का मिश्रण कहा जाता है। कहीं कहीं पर 17 भी मिलेगा, कहीं कहीं पर जो है 18 मिलेगा। ये चीज आपको ध्यान देना है। ठीक है, आगे हम बात करें औहट्य। अब जो आपकी भाषा है, अगर हम भाषा की विकास क्रम की बात करते हैं तो चौथा जो स्थान है वो कौन सा है? आपका औहट्य भाषा। औहट्य को जो है क्या कहा जाता है? संक्रांति काल भी कहा जाता है। और इसका जो समय माना गया है वो 900 ईस्वी से जो है 1100 ईस्वी तक माना जाता है। और 11वीं सदी से लेकर के जो है 14वीं शताब्दी तक के जो विद्वान थे, उन विद्वानों ने अपनी भाषा को जो है क्या माना है? यहाँ पर औहट्य माना है।
ठीक है। इसी के साथ साथ औहट्य शब्द की अगर हम बात करें, सबसे जो पहले प्रयोग है वो किसने किया है, जो है त्रिश्वर ठाकुर ने अपने इनकी जो है रचना है वर्ण रत्नाकर, तो इसमें इन्होंने किया है। औहट्य को अपभ्रंश एवं पुरानी हिंदी भी कहा जाता है। इसके साथ साथ जो है वंशीधर की प्राकृत पेंडुलम की टीका, अब्दुल रहमान का संदेश रासक, विद्यापति की कीर्तिलता, रोड़ा कवि की जो है राउल मिल, संत ज्ञानेश्वर की जो है ज्ञानेश्वरी, ये सभी के सभी जो भाषाएं हैं ना, ये किसमें मिलती हैं, औहट्य। इनकी जो भाषा है वो औहट्य मानी जाती है। कई बार आप लोगों से पूछा जाता है, विद्यापति से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये जितनी भी रचनाएं दी हुई हैं ये आप लोगों को ध्यान देना है, इन सभी रचनाओं की जो भाषा है वो क्या है, औहट्य है। ठीक है। इसी के साथ साथ दामोदर शर्मा की उक्ति व्यक्ति प्रकरण भी जो है औहट्य भाषा में ही है। तो यहां से प्रश्न आप लोगों से पूछा जा सकता है, जरूर आप लोगों को ध्यान देना है। आगे अगर हम यहाँ पर बात करते हैं आधुनिक आर्य भाषाएं, अब जब आधुनिक आर्य भाषाओं की बात करते हैं तो यहाँ पर एक विद्वान है, कौन, धीरेन्द्र वर्मा। इन्होंने जो है आधुनिक आर्य भाषा का जो समय माना गया है वो 1000 ईस्वी से जो है अब तक माना गया है। और इन्होंने, धीरेन्द्र वर्मा जी ने जो है आधुनिक आर्य भाषा को जो है पुनः 3 भागों में इन्होंने विभाजित किया है। 3 भागों में इन्होंने कौन कौन सी, एक तो प्राचीन काल, एक दूसरा जो है आपका मध्यकाल और तीसरा जो है कौन सा, आधुनिक काल। प्राचीन काल का जो इन्होंने समय बताया है वो 1000 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक बताया है। और इस काल पर जो है, इस काल को मुख्यतः औहट्य काल जो है इन्होंने कहा है। औहट्य काल से जो है ये काल जाना जाता है। प्रारंभ में अगर हम बात करें, अपभ्रंश और हिंदी दोनों का जो है सम्मिलित प्रयोग देखने को मिलता है, जिसे ही जो है क्या कहा जाता है, औहट्य भाषा कहा जाता है। ये बात यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना है। अब यहाँ पर जो है कुछ लेखक हैं, अब्दुल रहमान, विद्यापति, जो है त्रिश्वर ठाकुर, दामोदर पंडित, इन्होंने इसको क्या कहा है, स्वरचित निम्नांकित ग्रंथों में जो है प्रयुक्त भाषा को औहट्य ही माना है। जैसे हमने पीछे देखा कि विद्यापति की जो कीर्तिलता है उसकी जो भाषा है वो क्या है, औहट्य है। तो इन्होंने जो है औहट्य भाषा कह करके जो है इसको पुकारा है। साथ ही साथ अब्दुल रहमान, संदेश रासक जो है त्रिश्वर ठाकुर, वर्ण रत्नाकर, विद्यापति की कीर्तिलता और कीर्ति पताका, दामोदर पंडित की जो है उक्ति व्यक्ति प्रकरण, इन सभी की जो है भाषाएं क्या है, औहट्य है। अब यहाँ पर औहट्य को लेकर के जो है कुछ विद्वानों की क्या राय है, इसकी अगर हम बात करें, जो औहट्य है तो औहट्य भाषा को ही जो है परवर्ती अपभ्रंश प्राचीन हिंदी अथवा जो है प्रारंभिक हिंदी भी कहा जाता है। ये भी आप लोगों को ध्यान देना है। दूसरा अगर हम यहाँ पर बात करें, पंडित चंद्र शर्मा गुलेरी ने जो है इसको क्या कहा है, औहट्य को, इसे जो है प्राचीन हिंदी कहा है। ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पर अगर हम यहाँ बात करें, प्राचीन हिंदी का अपभ्रंश से व औहट्य से प्रभावित प्राचीन हिंदी का आदिकाल या फिर जो है शिशुकाल भी कहा जाता है। विद्यापति ने औहट्य को क्या कहा है, देसिल बाना कहा है। इन्होंने जो है जो औहट्य है इसको क्या कहा है, देसिल बाना, यानी कि अपने देश की भाषा जो है सबको मीठी लगती है, इन्होंने कहा है देसिल बाना सब जन मिठा। ठीक है। तो अपने देश की भाषा सबको मीठी लगती है, ऐसा किसने कहा, विद्यापति ने कहा है। और विद्यापति की जो कीर्तिलता है वो किसमें है, औहट्य में है। इसी के साथ साथ अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, प्राचीन काल में औहट्य के अलावा जो है कौन कौन सी भाषाएं थी, ब्रज भी थी, औधी भी थी और खड़ी बोली का भी जो है प्रयोग हमें देखने को मिलता है। ठीक है। आगे अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, दूसरी जो अवस्था है वो कौन सी है, मध्यकाल। मध्यकाल का जो समय माना गया है वो कितना माना गया है, 1500 ईस्वी से जो है 1800 ईस्वी तक माना गया है। और इस काल में जो है भाषा के 3 रूप हमें देखने को मिलते हैं। 3 रूप कौन कौन से हैं, तो ब्रज भाषा है, दूसरा जो है औधी भाषा है और तीसरा जो है आपका खड़ी बोली है। अब इस ब्रज भाषा और खड़ी बोली की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो विकास हुआ है वो, ये जो भाषाएं हैं, ये जो बोलियां हैं किसके अंतर्गत आती है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। और जो औधी है ये जो है आपका किसके अंतर्गत आता है, ये जो है आपका पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पर जब मैं बोलियां बताऊंगी, अब देखिए ब्रज आप लोग क्या करते हैं, ब्रज भाषा और भी इसके अलावा जो है खड़ी भाषा है ना। अब होता क्या है, इनको भाषा क्यों कहा जाता है, कुछ देखिए जो आपकी बोलियां होती हैं, अब पहले जो बोलियां होती है वो एक
निम्न स्तर पर एक छोटी सी जो है स्तर पर बोली जाती है। धीरे धीरे जब उस भाषा का, उस बोली का प्रयोग जो है साहित्य में होने लगता है, तो वो जो हमारी बोली है वो किसका रूप ले लेती है, वो जो है भाषा का रूप ले लेती है। इस वजह से अगर हम यहाँ पर साहित्य की बात करते हैं, जो आपका ब्रज भाषा है, औधी है और खड़ी बोली है, तो साहित्यिक रूप में जो रचनाएं वगैरह है वो साहित्य में हमें इन तीनों भाषाएं में जो है काफी ज्यादा मात्रा में देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये आपको तीनों जो अवस्थाएं हैं मध्यकाल में ये ध्यान देना है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें, तीसरा है आपका कौन सा, आधुनिक काल। अब जब हम आधुनिक काल की बात करते हैं तो 1800 ईस्वी से जो है अब तक का समय माना गया है आधुनिक काल में। और सबसे पहले जो है भारतेंद्र युग आता है आपका आधुनिक काल में, 1850 से 1900 तक इसका समय माना जाता है। इसके अलावा जो है दूसरा है आपका द्विवेदी युग। द्विवेदी युग का जो समय है वो 1900 से जो है 1920 तक माना जाता है। ये कल की क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत। तीसरा आपका आता है छायावादी युग, 1920 से ईस्वी से जो है 1936 तक माना जाता है। और चौथा है आपका छायावादोत्तर युग, जिसका समय जो है 1936 से माना जाता है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें, आगे जो है आपकी जो बोलियां वगैरह हैं उनकी हम बात करते हैं। कौन कौन सी जो है आपकी बोलियां हैं, कौन से क्षेत्र में कौन सी बोली का जो है विकास हुआ है, इसकी अगर हम यहाँ पर बात करें, बस 1 मिनट रुकिएगा आप लोग, मैं दूसरी पीडीएफ निकाल लूं। यहाँ पर जो है हिंदी की उपभाषाएं और बोलियों की अगर हम बात करें, देखिए जब हम हिंदी की उपभाषाएं और बोलियों की बात करते हैं, यहाँ से एक दो क्वेश्चन आप लोगों को हमेशा देखने को मिलता है। तो आपका जो भाषा क्षेत्र है ना, वो 5 उपभाषाओं में से जो है 17 बोलियां हैं। 5 उपभाषा क्षेत्रों में से जो है 17 बोलियों का विकास हुआ है। ये चीज यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना है। कौन कौन सी, एक तो आपका पश्चिमी हिंदी है, पूर्वी हिंदी है, इसके अलावा जो है आपका कौन सा है, मागधी अपभ्रंश, जो कि आपका पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, इसके साथ साथ जो है आपका बिहारी हिंदी। तो ये आपको जो है इसके अंतर्गत देखने को मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपसे जो है जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वो कहाँ से पूछा जाता है। एक तरफ जो है आप लोगों के सामने अपभ्रंश दिया हुआ है, दूसरी तरफ जो भाषाएं दी हुई है और बोलियां दी हुई हैं। इसका मतलब ये है कि कहाँ पर जो है कौन से उपभाषा का, कौन से जो है बोली का विकास जो है कौन से अपभ्रंश से होता है, या फिर जो है किस उपभाषा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं पूर्वी हिंदी की, पूर्वी हिंदी का जो विकास है वो किससे, अपभ्रंश की अर्ध मागधी अपभ्रंश शाखा से जो है इसका विकास होता है। और इसके अंतर्गत जो बोलियां हैं वो कौन कौन सी, 3 बोलियां हैं पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। 3 बोलियां कौन कौन सी हैं, एक तो औधी है, बघेली है और छत्तीसगढ़ी है। तो ये तीनों बोलियां आप लोगों को ध्यान देना है। दूसरा है आपका पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो है आप लोगों की 5 बोलियां देखने को मिलती हैं। कौन कौन सा, एक तो कौरवी, जिसको खड़ी बोली भी कहा जाता है, दूसरा है ब्रजभाषा, तीसरा है कन्नौजी, चौथा है बुंदेली और 5वां है कौन सा, हरियाणवी। ठीक है, और इसका जो विकास है वो किससे, अपभ्रंश के, सौरसेनी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है। अगला है आपका कौन सा, पहाड़ी हिंदी। और पहाड़ी हिंदी का जो विकास हुआ है वो किससे हुआ है, सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। और इस समय जो इसमें जो बोलियां हैं आपका पश्चिमी पहाड़ी और मध्यवर्ती पहाड़ी, जिसके अंतर्गत जो कुमायूनी और गढ़वाली जो बोलियां आप लोग पढ़ते हैं। इसके अलावा जो है आपका राजस्थानी पश्चिमी, जो कि इसका जो विकास है सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। और इसमें से जो आपको बोलियां देखने को मिलती है, राजस्थानी में जो है मारवाड़ी, पूर्वी राजस्थानी में जो है जयपुरी, उत्तरी राजस्थानी में जो है मेवाती और दक्षिणी राजस्थानी में जो है आपको मालवी। तो कौन कौन सी 4 बोलियां आपको देखने को मिलती है, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। ठीक है, अगला है यहाँ पर आपका कौन सा, मागधी अपभ्रंश से जो है विकास होता है किसका, बिहारी हिंदी का। और बिहारी हिंदी के अंतर्गत भी आप लोगों को कितनी, 3 बोलियां देखने को मिलती हैं। 3 बोलियां कौन कौन सी, एक तो मगही हो गया, दूसरा जो है मैथिली हो गया और तीसरा जो है आपका कौन सा हो गया, भोजपुरी हो गया। ठीक है, तो ये सब जो है आप लोगों को यहाँ पर ध्यान देना है।
अब जो आपका पूर्वी हिंदी है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत जो है जो 3 बोलियां हैं, 3 बोलियां आपकी कौन कौन सी हैं? बघेली है, इसके अलावा जो है अवधी है और छत्तीसगढ़ी है। अवधी जो अवधी पूर्वी की अगर हम बात करते हैं, अवधी पूर्वी जो है ये हिंदी बोलियों में से अवधी जो है सबसे सर्वप्रथम बोली जाती है और इसको जो है कोसली पूर्वी भी जो है कहा जाता है। और इसमें अगर हम बात करें जो अवधी है, अवधी नाम जो है सर्वाधिक प्रचलित माना जाता है, जो कि आप कई रचनाओं में से देखते हैं तो अवधी जो है सबसे जो है प्रसिद्ध माना जाता है, सबसे प्रचलित नाम माना जाता है। इसका जो विकास है अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। इसके क्षेत्रों की अगर हम बात करें, अवधी का जो क्षेत्र है वो अयोध्या का ही जो है विकसित रूप माना जाता है। अवध वाला जो क्षेत्र है वहां पर अवधी बोली जाती है। इसके अलावा आपका जो दूसरा है, दूसरा यहाँ पर आपको कौन सा देखने को मिलता है? बघेली। बघेली जो बघेलखंड वाला क्षेत्र है, इधर अगर हम बात करें इसके क्षेत्र की, नौगढ़, शहडोल, सतना, मैहर के आसपास का जो क्षेत्र है, यहाँ पर आपका क्या बोला जाता है? बघेली बोला जाता है। ठीक है, और बघेली का जो विकास हुआ है वो किससे? अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। तो ये चीज यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना है। आगे अगर हम बात करें, अगला है आपका कौन सा? छत्तीसगढ़ी। और छत्तीसगढ़ी का जो विकास हुआ है, इसका भी विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। और छत्तीसगढ़ी का जो क्षेत्र है, रायगढ़, सारंगढ़, खैरागढ़ और रायपुर, दुर्ग, सरगुजा, यहाँ पर जो है ये वाला जो क्षेत्र है आपकी क्या बोली जाती है? छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। ठीक है, आगे अगर हम यहाँ पर बात करते हैं आप लोगों का, अगला आता है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत मैंने आप लोगों को क्या बताया कि 5 बोलियां हैं। ठीक है, और 5 बोलियों में से सबसे पहला है आपका कौन सा? कौरवी, जिसको क्या कहा जाता है? खड़ी बोली भी कहा जाता है। पश्चिमी हिंदी की बोलियों में से अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, जो आप लोगों का मेरठ वाला जो क्षेत्र है, मेरठ, सहारनपुर, रामपुर, मुजफ्फरपुर, बिजनौर, यहाँ पर इन क्षेत्रों में इधर वाला जो क्षेत्र है आपका क्या बोला जाता है? कौरवी बोली जाती है। ठीक है, इसके अलावा जो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत दूसरी बोली है आपकी ब्रज भाषा। और ब्रज भाषा वाला जो क्षेत्र है आपका, जो मथुरा, अलीगढ़, आगरा वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर आपकी ब्रज भाषा बोली जाती है। और इसका जो विकास हुआ है कहां से हुआ है? शौरसेनी अपभ्रंश से ब्रज भाषा का विकास हुआ है। ठीक है, आगे अगर हम यहाँ पर बात करें, अगली जो आपकी बोली है कौन सी? कन्नौजी। कन्नौजी की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, इसका भी विकास जो है शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। और इसका जो क्षेत्र है इटावा, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, पीलीभीत, कानपुर, हरदोई, इधर वाला जो क्षेत्र है वहां पर क्या बोली जाती है? कन्नौजी बोली जाती है। ठीक है, बुंदेली की अगर हम बात करें, बुंदेली या फिर जो है बुंदेलखंडी जिसको कहा जाता है, ये भी जो है आपका पश्चिमी हिंदी वर्ग के अंतर्गत आती है। और शौरसेनी अपभ्रंश से जो है इसका भी विकास हुआ है। जो आपकी बुंदेली है, बुंदेली में अगर हम बात करें, देखिए कुछ क्षेत्र जो है ये बुंदेलखंड क्षेत्र में बोली जाती है, कुछ क्षेत्र जो है बुंदेलखंड में आपके यूपी के आते हैं और कुछ क्षेत्र जो है आपके एमपी के आते हैं, वहां पर कौन सी आपकी बुंदेली बोली जाती है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें, अगला है आपका कौन सा? हरियाणवी। हरियाणवी की अगर हम यहाँ पर बात करें, ये भी जो है आपका पश्चिमी हिंदी की बोलियों में से आती है, जिसको हरियाणवी या फिर जो है हरियाणी कहा जाता है। अगर हम इसके क्षेत्र की बात करें, इसको जो है बांगरू भी कहा जाता है। इसका जो क्षेत्र है पंजाब, दिल्ली, रोहतक, करनाल, पटियाला, हरियाणा वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर आपकी कौन सी? हरियाणवी या फिर जो है बांगरू या फिर जो है हरियाणवी बोली जाती है। ठीक है, आगे हम यहाँ पर बात करें, अगली है आपकी कौन सी? राजस्थान की बोलियां। राजस्थानी के अंतर्गत जो है आपका पश्चिमी राजस्थानी, मारवाड़ी बोली जाती है। इसके अलावा पश्चिमी राजस्थानी के बाद जो है दूसरा है आपका पूर्वी राजस्थानी, जो कि जयपुर में, ठीक है, जयपुर वाला जो क्षेत्र है वहां पर आपका पूर्वी राजस्थानी बोली जाती है। तीसरी अगर हम बात करें, दक्षिणी राजस्थानी, मालवी जो है आपका दक्षिणी राजस्थानी यहाँ पर जो है बोली जाती है। इसके साथ साथ अगर हम आगे बात करें, उत्तरी राजस्थानी जो आपकी मेवाती है वो जो है उत्तरी राजस्थान में बोली जाती है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम आगे यहाँ पर बात करें, अगला है आपका कौन सा?
बिहारी हिंदी के अंतर्गत जो है आप लोगों की 3 बोलियां आती हैं। एक तो आपका मगही आता है, और मगही की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो मगही वाला जो क्षेत्र है, इधर आपका बिहार शरीफ हो गया, गया हो गया, इसके अलावा जो है औरंगाबाद हो गया, हजारीबाग, ये यहाँ पर जो है पलामू, मुंगेर, सभी जगह जो आपकी कौन सी बोली जाती है, मगही बोली जाती है। और साहित्यिक रूप में जो है लोक साहित्य इसमें पर्याप्त मात्रा में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और मगही का जो विकास है वो अर्थ मागधी अपभ्रंश से हुआ है। दूसरा अगर हम बात करें मैथिली, अब मैथिली में भी जो है लोक साहित्य यहाँ पर जो है काफी पर्याप्त मात्रा में देखने को मिलता है। और जो मैथिली है ना, ये आपका जो दरभंगा वाला क्षेत्र है वहां पर मैथिली बोली जाती है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पर तीसरा बात करें भोजपुरी के बारे में, तो आप सभी जानते हैं कि बहुत जो है ये जो आपकी बोली है बहुत जो है प्रसिद्ध है। आपके भारत में तो बोली ही जाती है, इसके अलावा भारत के बाहर कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, कुछ ऐसे देश हैं जहां पर भोजपुरी जो है पर्याप्त मात्रा में बोली जाती है। तो भोजपुरी की अगर हम यहाँ पर बात करें, इसका जो क्षेत्र है आपके यूपी के कुछ ऐसे जिले हैं जो बिहार से सटे हुए, वहां पर भी जो है भोजपुरी बोली जाती है। इसके अलावा बिहार में तो आपकी बोली ही जाती है। ठीक है, तो भोजपुरी जो कि अर्धमागधी अपभ्रंश से इसका भी विकास हुआ है। तो ये चीजें यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना है। इसके बाद जो है हम यहाँ पर देख लेते हैं क्या राजभाषा, राष्ट्रभाषा वगैरह से आप लोगों से प्रश्न पूछा जाता है। अब जब हम राजभाषा और राष्ट्रभाषा की यहाँ पर बात करते हैं, बस 1 मिनट रुकिएगा आप लोग। तो यहाँ पर हम बात करते हैं हिंदी की संवैधानिक स्थिति की। अब जब हम हिंदी की संवैधानिक स्थिति की बात करते हैं तो प्रत्येक वर्ष जो हम हिंदी दिवस मनाते हैं 14 सितंबर को, तो 14 सितंबर 1949 को जो है भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला था। भारतीय संविधान के भाग 5, 6 और 17 में से अगर हम बात करें, राजभाषा संबंधी जो है प्रावधान दिए गए हैं। भाग 17 का जो शीर्षक है वो राजभाषा है, और इस भाग में जो है 4 अध्याय हैं जो अनुच्छेद 343 से जो है 351 के अंतर्गत जो है समाहित है। और इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें, अनुच्छेद 120 क्लॉज 1 और अनुच्छेद 210, इसमें जो है संसद एवं विधान मंडलों के जो है भाषा संबंधी प्रावधान यहाँ पर दिए गए हैं। अब इनमें से सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं अनुच्छेद 120 क्लॉज 1 और क्लॉज 2। इसमें से जो है संविधान के अनुच्छेद 120 में क्या कहा गया है, भाषा संबंधी क्या प्रावधान दिए गए हैं। इसमें कहा गया है कि संसद में कार्य हिंदी में या फिर जो है अंग्रेजी में किया जाएगा। और साथ ही साथ इसमें आगे ये भी कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति हिंदी या अंग्रेजी में विचार प्रकट करने में असमर्थ है, अगर कोई व्यक्ति हिंदी या अंग्रेजी किसी एक भाषा में विचार अगर प्रकट नहीं कर सकता है, तो अपने जो है लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो क्या करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष या सभापति उसे अपनी मातृभाषा में जो है बोलने का क्या देगा, बोलने की जो है अनुमति देगा। ठीक है, इसके अलावा दूसरा है आपका कौन सा, अनुच्छेद 120 क्लॉज 1 सॉरी क्लॉज 2। इसमें क्या कहा गया कि इसमें क्या उपबंध दिए गए, कहा गया कि जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक जो है इस संविधान में जो है प्रारंभिक 15 वर्षों की अवधि की समाप्ति तक जो है, और इसके पश्चात अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो जैसे अंग्रेजी में जो है शब्दों का उसमें लोप कर दिया गया हो। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर आपको ध्यान देना है अनुच्छेद 120 क्लॉज 2 में। अनुच्छेद 210 में क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि राज्य के विधान मंडल में कार्य राज्य की जो है राजभाषा या फिर जो है राजभाषाओं में या हिंदी में या फिर जो है अंग्रेजी में किया जाएगा। और आगे ये भी कहा गया कि विधानसभा का अध्यक्ष या फिर विधान परिषद का जो सभापति है वो ऐसे किसी सदस्य को अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकता है जो उपरोक्त भाषाओं में से कोई एक भाषा जो है उस भाषा का उसे क्या हो, ज्ञान हो। ठीक है, इसके अलावा जो है अनुच्छेद 343 में क्या कहा गया, कई बार प्रश्न पूछा जाता है। अनुच्छेद 343 में कहा गया कि संघ की जो राजभाषा होगी वो क्या होगी, हिंदी होगी, और उस भाषा की जो लिपि होगी वो क्या होगी, देवनागरी होगी। तो राजभाषा हमारी कौन सी है, हिंदी हमारी क्या है, राजभाषा है।
ठीक है। और हिंदी की जो लिपि है वो क्या है, देवनागरी लिपि है, देवनागरी लिपि है, ठीक है। तो अनुच्छेद 343 में कहा गया, भाषा संबंधी जो है प्रावधान दिए गए, कहा गया कि संघ की राजभाषा जो है हिंदी होगी और लिपि क्या होगी, देवनागरी होगी। देखिए सबसे पहले तो ये चीज आप लोग समझ लीजिए कि राजभाषा और राष्ट्रभाषा कहाँ किसको जाता है। राजभाषा जो हमारा जो जैसे जो हमारी हिंदी है वो क्या है, हिंदी जो है हमारी आपकी राजभाषा है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम राष्ट्रभाषा की बात करते हैं तो जो भाषा जो है ज्यादातर लोगों के द्वारा जो है ज्यादा जो है बहुत बड़े क्षेत्र में बोली जाती है, वो जो है आपकी क्या है, वो राष्ट्रभाषा कहलाती है, ठीक है। तो आपकी जो राजभाषा है वो क्या है, हिंदी है, और हमारी जो हिंदी की जो लिपि है वो क्या है, देवनागरी लिपि है। तो भाषा संबंधी जो प्रावधान है अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि जो है देवनागरी होगी। अनुच्छेद 344 में क्या कहा गया, इसमें कहा गया है इसके अंतर्गत जो व्यवस्था करी गई है वो कहा गया कि संविधान के आरंभ के 5 वर्ष के बाद जो है राष्ट्रपति एक आयोग गठित करेगा जो हिंदी के प्रयोग के विस्तार पर जो है सुझाव देगा, जैसे किन कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग किया जा सकता है, न्यायालयों में जो है हिंदी का प्रयोग कैसे बढ़ाया जा सकता है, अंग्रेजी का प्रयोग कहाँ व किस प्रकार से जो है सीमित किया जा सकता है, इन सभी का जो इन सभी कार्यों की जो व्यवस्था करी जाएगी वो किसके अंतर्गत, अनुच्छेद 344 में, ठीक है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें, अगला आता है आपका कौन सा, अनुच्छेद 345। अनुच्छेद 345 में क्या कहा गया, इसके अनुसार कहा गया कि किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा जो है उस राज्य में प्रयुक्त होने वाली किन्हीं अन्य भाषाओं या फिर जो है हिंदी को शासकीय प्रयोजनों के लिए स्वीकार कर सकेगा। यदि किसी राज्य का विधानमंडल ऐसा नहीं कर पाएगा तो अंग्रेजी भाषा का प्रयोग यथावत जो है किया जाएगा, ठीक है। ऐसा जो है अनुच्छेद 345 में कहा गया। अनुच्छेद 346 की अगर हम यहाँ पर बात करें, इसके अनुसार कहा गया कि संघ द्वारा निर्धारित भाषा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच में तथा किसी राज्य और संघ की सरकार के बीच में पत्र आदि की जो राजभाषा होगी, यदि 2 या फिर जो है अधिक राज्य परस्पर हिंदी भाषा को स्वीकार करना चाहे तो उसका प्रयोग जो है किया जा सकेगा। ऐसा जो है अनुच्छेद 346 में कहा गया। अनुच्छेद 347 में क्या प्रावधान दिए गए, इसके अनुसार कहा गया कि यदि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग जो है ये चाहता हो कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को जो है उस राज्य में दूसरी भाषा के रूप में मान्यता दी जाए और इसकी लोकप्रिय मांग की जाए, तो राष्ट्रपति जो है ये निर्देश दे सकता है कि ऐसी भाषा को जो है उस राज्य में सर्वत्र या फिर जो है उसे किसी भाग में ऐसे प्रयोजनों के लिए जो उसमें क्या करे, विनिर्दिष्ट करे, ठीक है। तो ऐसा जो है आपका अनुच्छेद 347 में कहा गया है। अनुच्छेद 348 में भाषा संबंधी क्या प्रावधान दिए गए हैं, इसमें कहा गया है कि जब तक संसद विधि द्वारा कोई और प्रबंध ना करे तब तक जो है उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की सभी जो कार्यवाहियां हैं वो अंग्रेजी में ही होंगी। इसके अतिरिक्त जो है निम्न विषयों के प्राधिकरण जो है पाठ किसमें होंगे, अंग्रेजी में ही होंगे। तो ऐसा जो है इसमें कहा गया था, ठीक है। आगे आता है आप लोगों का अनुच्छेद 349। देखिए ये बार बार यहाँ पर मैं कह रही हूँ कि ये जो हमारी क्लास है ये रिवीजन क्लास है, बाकी डिटेल में सारी चीजें मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ाया हुआ है। अनुच्छेद 349 में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि संसद यदि राजभाषा से संबंधित कोई विधेयक या संशोधन प्रस्तावित करना चाहता है तो राष्ट्रपति की जो है पूर्व मंजूरी लेनी पड़ेगी और राष्ट्रपति आयोग की सिफारिश पर जो है उन सिफारिशों पर क्या करेगा, गठित रिपोर्ट पर विचार करने के बाद अपनी मंजूरी देगा, अन्यथा जो है नहीं देगा। तो ये जो है अनुच्छेद 350 में कहा गया, सॉरी अनुच्छेद 349 में कहा गया। अगला है आपका अनुच्छेद 350। इसके अंतर्गत उन वर्गों पर विशेष ध्यान दिया गया जो भाषाई आधार पर जो है अल्पसंख्यक वर्ग में आते हैं। इस अनुच्छेद के आधार पर जो है राष्ट्रपति एक विशेष अधिकारी की जो है नियुक्ति करेगा जो इन वर्गों में से अगर हम बात करें तो संबंधित विषयों पर रक्षा के उपाय करेगा। इसके साथ ही जो है अल्पसंख्यक बच्चों की प्राथमिक जो शिक्षा है वो उनकी मातृभाषा में दी जाने की पर्याप्त सुविधा जो है सुनिश्चित करी जाएगी, ऐसा भी जो है इसमें कहा गया। इसके अलावा अनुच्छेद 351 में क्या कहा गया, अनुच्छेद 351 में कहा गया
कि संघ का ये कर्तव्य होगा कि वो जो है हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका जो है विकास करे, ताकि वो जो है भारत की सामाजिक संस्कृति के जो है सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। तो ऐसा जो है आपका किस में कहा गया, अनुच्छेद 351 में कहा गया। अब जो हम यहाँ पर ये बात करते हैं संविधान में जो है कुल कितने भाषाएं हैं, इसके साथ साथ जो है कौन से अनुसूची में जो है कितनी भाषाएं हैं, इसके साथ साथ जो है कितने जो संशोधन हुए भाषाओं में से कौन से संशोधन में जो है कौन सी भाषा जोड़ी गई है, क्योंकि यहाँ से भी जो है आप लोगों से प्रश्न पूछा जाता है। तो संविधान में अगर हम कुल भाषाओं की बात करते हैं, आपके संविधान के 8वें अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो 14 भाषाएं शामिल थी, और कुछ जो है हमारे संशोधन होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें 21वां संविधान संशोधन भाषा को लेकर के जो है 3 संशोधन होते हैं। सबसे पहले 21वां संविधान संशोधन होता है 1967 में। इसके अंतर्गत जो भाषा जोड़ी गई थी 8वीं अनुसूची में, जो सिंधी है, सिंधी को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। इसके साथ साथ जो है संविधान के जो 71वां संविधान संशोधन है 1992 के द्वारा, इस टाइम पर जो 8वीं अनुसूची में भाषाएं जोड़ी गई थी, नेपाली जोड़ी गई थी, इसके अलावा जो है मणिपुरी और कोंकणी। तो आपको एक चीज यहाँ पर ध्यान देना है, 21वें संविधान संशोधन 1967 में जो होता है, इसमें जो है एक भाषा सिंधी को जोड़ा जाता है। दूसरा संविधान संशोधन होता है 71वां संविधान संशोधन, जो कि 1992 में होता है। और कब इसमें जो है 3 भाषाएं आपकी जोड़ी जाती हैं। 3 भाषाओं में से कौन कौन सा है, नेपाली है, मणिपुरी है, और कौन सा है, तीसरा आपका कोंकणी है। ठीक है, अगला आपका जो तीसरा संविधान संशोधन होता है 92वां संविधान संशोधन, और 92वां संविधान संशोधन कब होता है, 2003 में। और इस टाइम पर जो संविधान की 8वीं अनुसूची है, इसमें जो है मैथिली जोड़ी गई, इसके साथ साथ जो है डोंगरी जोड़ी गई, और बोडो जोड़ी गई, और संथाली जोड़ी गई। ठीक है, अब इन सभी भाषाओं को मिला करके जो वर्तमान में अगर हम बात करते हैं, हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना है। अब यहाँ पर जो है भाषाएं दी हुई है, और इन भाषाओं को आप लोगों को ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आप लोगों से ये पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी भाषा जो है संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो ये जो है भाषाएं हैं, असमिया शामिल है, नेपाली शामिल है, मणिपुरी शामिल है, बांग्ला शामिल है, उड़िया शामिल है, कश्मीरी, इसके अलावा सिंधी जो कि 21वें संविधान संशोधन में जोड़ी गई। इसके साथ साथ जो है पंजाबी, संस्कृत और हिंदी, 11वां है आपका उर्दू, इसके अलावा गुजराती, मराठी, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, तेलुगु, तमिल और बोडो, मैथिली, संथाली और डोंगरी। ये सब जो है ये कुल जो आपकी भाषाएं हैं कितनी है, 22 भाषाएं हैं वर्तमान समय में हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना है। ये क्लास जो है आज आप लोगों की कंप्लीट होती है। जो यूनिट फर्स्ट है आपकी हिंदी भाषा वाली, भाषा विज्ञान वाली, तो ये जो है जो रिवीजन बैच के अंतर्गत ये आप लोगों का पूरा यूनिट यहाँ पर कंप्लीट होता है। बाकी जो हमारी कल क्लास होगी हिंदी साहित्य का इतिहास, जो दूसरी यूनिट है, दूसरी यूनिट आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा, और इसकी पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप चैनल आप लोगों को ज्वाइन कर लेना है, वहां पर आप लोगों को मिल जाएगी। इसी के साथ साथ आगे हमारी क्लासेस से जुड़ने के लिए आप लोगों को यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आगे आने वाली जो हमारी क्लासेस हैं आप लोगों को आसानी से मिल सके। ठीक है, तो सभी को बाय बाय, थैंक यू।